हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिस अनु क्लासेस में। आज अपना टॉपिक है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली प्रवक्ता परीक्षा का पाठ्यक्रम। इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम आज संस्कृत विषय जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा संस्कृत विषय की प्रवक्ता परीक्षा आयोजित होती है उसका पाठ्यक्रम हम लोग अध्ययन करेंगे। संस्कृत पाठ्यक्रम को 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला खंड है खंड क, दूसरा खंड ख, तीसरा खंड ग, खंड घ और खंड ङ। खंड क के अंतर्गत साहित्य का परिचय पढ़ना है। इसके अंतर्गत गद्य, पद्य एवं नाटक तीनों का सामान्य परिचय और कुछ प्रमुख नाट्य ग्रंथ, कुछ गद्य काव्य, कुछ महाकाव्यों का विशिष्ट अध्ययन भी करना है। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो खंड का संस्कृत साहित्य परिचय, गद्य, पद्य एवं नाटक। निम्न ग्रंथों के निर्धारित अंकों के आधार पर शब्दार्थ, सूक्तियों के वाक्यार्थ, शब्द का व्याकरणात्मक टिप्पणी, चरित्र चित्रण तथा ग्रंथकर्ता के परिचय। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत जिस महाकाव्य, जिस गद्य काव्य या जिस नाटक का जो अंक निर्धारित किया गया है उसी का विशिष्ट अध्ययन आपको करना है। उसी से व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी जाएगी, उसी का चरित्र चित्रण और ग्रंथकर्ता अर्थात लेखक या कवि, नाटककार का विशिष्ट अध्ययन आपको करना है। तो इसमें पहला है कादम्बरी। कादम्बरी में आपको पूरी कादम्बरी नहीं पढ़नी है, बस कादम्बरी का कथामुख और उस कथामुख का विशिष्ट अध्ययन करना है। उसके बाद है नल चंपू। नल चंपू प्रथम उच्छ्वास। प्रथम उच्छ्वास में जितने श्लोक हैं, जो गद्य ग्रंथ है, गद्य भाग है उसका सामान्य परिचय, व्याकरणात्मक टिप्पणी, उसकी व्याख्या इत्यादि पढ़ना है। उसके बाद महाकाव्य के अंतर्गत शिशुपाल वधम महाकाव्य का प्रथम सर्ग पढ़ना है जिसका नाम। उसके बाद नाटक के अंतर्गत अभिज्ञान शाकुंतलम और प्रकरण ग्रंथ के अंतर्गत मृच्छकटिकम का अध्ययन करना है। इसमें किसी एक अंक, 2 अंक का वर्णन नहीं है, अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का 7वां अंक संपूर्ण अभिज्ञान शाकुंतल पढ़ना है और मृच्छकटिकम जो शूद्रक की रचना है, प्रकरण ग्रंथ है, उसका भी 10वां अंक आप लोग को विशिष्ट रूप से अध्ययन करना है। इसके बाद गद्य काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य एवं नाट्य काव्य के उद्भव और विकास का सामान्य परिचय पढ़ना है। इसके बाद आता है दूसरा खंड, खंड ख, संस्कृत वाङ्मय में प्रतिबिंबित भारतीय दर्शन। इस खंड में श्रीमद् भगवद गीता, तर्क भाषा, सांख्य कारिका तथा वेदांत सार के अनुसार प्रमुख दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय पढ़ना है। भगवद गीता के अंतर्गत भगवद गीता का 18वां अध्याय पढ़ना है। तर्क भाषा में भी पूरा तर्क भाषा पढ़ना है। सांख्य कारिका, पूरी सांख्य कारिका पढ़ना है और वेदांत सार में भी पूरा वेदांत सार और इन दार्शनिक सिद्धांतों का सामान्य परिचय पढ़ना है। सामान्य परिचय का मतलब संपूर्ण दर्शन, जितने दर्शन शास्त्र आपके पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उनका संपूर्ण अध्ययन करना है। उसके बाद खंड ग प्रारंभ होता है जो काव्य शास्त्र है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत 2 प्रमुख आचार्य हैं जिनका विशिष्ट रूप से अध्ययन करना रहता है। पहले आचार्य विश्वनाथ, जिनका काव्यशास्त्री ग्रंथ है साहित्य दर्पण, और दूसरा है काव्य प्रकाश, आचार्य मम्मट की रचना है। लेकिन यहाँ पर साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश के अनुसार, या आप साहित्य दर्पण के अनुसार पढ़िए या काव्य प्रकाश के अनुसार, काव्य शास्त्रीय शब्दों का कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका लक्षण आपको पढ़ना है। इसके अंतर्गत काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, शब्द शक्तियाँ, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तीनों शब्द शक्तियाँ पढ़नी है। ध्वनि पढ़ना है, रस पढ़ना है एवं
निम्नलिखित अलंकारों का परिज्ञान, अर्थात जितने अलंकार आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उनका विशिष्ट रूप से अध्ययन आपको करना है। जिसमें पहला है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार के भेद प्रभेद का भी विशिष्ट अध्ययन आपको करना है, चाहे उसे आप साहित्य दर्पण के अनुसार पढ़ें या काव्य प्रकाश के अनुसार। अगला यमक अलंकार, उसके बाद श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, स्वभावोक्ति अलंकार, विरोधाभास तथा परिसंख्या अलंकार का अध्ययन करना है। इन अलंकारों का भी अध्ययन या तो आप काव्य शास्त्र के अनुसार पढ़ लीजिए या साहित्य दर्पण के अनुसार। थोड़ा बहुत अंतर दोनों में मिलता है, बाकी चीज़ें लगभग वही समान ही हैं, और दोनों में से किसी एक का अध्ययन कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। अगला है खंड घ। खंड घ के अंतर्गत भाषा विज्ञान एवं व्याकरण को रखा गया है। पहले भाषा विज्ञान का विषय वस्तु देख लेते हैं, जिसमें है भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, सभी गुणों की प्रतिनिधि, धातुओं का 10 लकारों में रूप। मतलब भाषा विज्ञान से केवल भाषा का उद्भव एवं विकास, ध्वनि परिवर्तन तथा अर्थ परिवर्तन, यही इतना आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से व्याकरण प्रारंभ हो जाता है। सभी गणों की प्रतिनिधि धातुओं का 10 लकारों में रूप, अर्थात जो प्रमुख धातुएं हैं सभी गण 10 गणों के प्रमुख धातुओं का 10 लकारों में रूप पढ़ना है। और यह किस ग्रंथ के आधार पर? तो यहाँ विशिष्ट रूप से कह दिया गया है कि लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर। और सिद्धांत कौमुदी के आधार पर सभी कारकों का विवेचन करना है। विभक्तियों एवं समास का प्रक्रियात्मक ज्ञान, ये भी सिद्धांत कौमुदी के आधार पर ही पढ़ना है। उसके बाद प्रत्यय है। निम्नलिखित प्रत्ययों का प्रयोगात्मक ज्ञान: कृत प्रत्यय, तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, यत प्रत्यय, धंस प्रत्यय, त्रिच प्रत्यय, तत्वतु प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यय, सत और सानच प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय। इतने तो कृत प्रत्यय हैं कृदंत के अंतर्गत। अब इसके बाद तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत कौन कौन से पढ़ने हैं? तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत अक प्रत्यय, तो तुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय, ढक प्रत्यय, ढकी प्रत्यय, फक प्रत्यय, ख प्रत्यय, यत प्रत्यय एवं 6 स्त्री प्रत्यय पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत टाप, डाप, गीप, घीन, इन प्रत्ययों का विशिष्ट अध्ययन आपको करना है। विशेष इसमें क्या है? उक्त प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर प्रस्तव्य है, अर्थात ये जो प्रत्यय हैं ये आपकी परीक्षा में लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पूछे जाएंगे। अगला है और अंतिम खंड है ङ, रचना एवं पारिभाषिक शब्द। इस खंड के अंतर्गत प्रमुख रचनाएं और नाटकों में प्रयुक्त होने वाले शब्द, उनकी परिभाषा इत्यादि का विवेचन करना है। तो इसमें देखते हैं खंड ङ में क के अंतर्गत है संस्कृत सुभाषित एवं सूक्तियों का परिज्ञान। सामान्यतः जो प्रचलित सूक्तियां हैं और जो सुभाषित हैं उनका परिज्ञान आपसे पूछा जाता है। और अशुद्धि परिमार्जन और वाक्य परिवर्तन। वाक्य परिवर्तन के अंतर्गत से वाच्य परिवर्तन होता है उसे पूछा जाता है, और अशुद्धि परिमार्जन में किस वाक्य में क्या अशुद्धि है उसका संशोधन रूप क्या है ये पूछा जाता है। और नाटक में प्रयुक्त पारिभाषिक शब्दों का ज्ञान, जैसे सूत्रधार, प्रवेशक, आकाशभाषित, नांदी, मंगलाचरण, विदूषक, या इस प्रकार से नाटक में जो पारिभाषिक शब्द आते हैं उनका ज्ञान आपको होना आवश्यक है।